सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारा वॉरेन बफेट का लेटर था उसका जो सीरीज चल रहा था उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1980 के लेटर का पार्ट 9 होने वाला है। ठीक है, हम पार्ट 9 तक पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है लेटर और मेरे हिसाब से भी 1-2 पार्ट और आने बाकी है। ठीक है, तो मीन्स ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है पहले से ही और हमें आगे बहुत ज़्यादा फासला तय करना है अभी। और अभी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, सो आपको भी सीखने मिलेगा, हमें भी सीखने मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको भी सीखने मिलता रहे और हमें भी सीखने मिलता रहे। ठीक है, सो जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम बेसिकली आपको 3 बातें बताने वाले हैं, जैसे हम बेसिकली हर वीडियो में बताते हैं सीरीज़ के। ठीक है, सो मीन्स उसमें हम 3 लेसन दिखाते हैं। सो बेसिकली उसका मैं सबसे पहले यहाँ पे समरी दे दूंगा, लेसन की समरी दे दूंगा कि जो सबसे पहले लेसन होगा उसमें हम आपको जो फाइनेंस है उसका सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल बताने वाले हैं। अगर आपकी कंपनी ने उस रूल को फॉलो नहीं किया तो बेसिकली आपकी कंपनी को बैंकरप्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, सो वो रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा वो फॉलो करना ही चाहिए। और आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी को भी ये रूल फॉलो करना ही चाहिए। और देन उसके बाद हम आपको थोड़ा प्राइस और डिसिप्लिन के बारे में बताने वाले हैं कि मीन्स कुछ एग्जांपल देने वाले कि मीन्स कैसे आपको प्राइस में डिसिप्लिन रखना चाहिए, आपको कैसे प्राइस पे खरीदना चाहिए, कैसे पे नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, सो वो सब बताने वाले। एंड देन उसके बाद हम बात करने वाले जो मीन्स एक बहुत बड़ा डिबेट है जिसमें लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ कंपनी में डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड ज़्यादा अच्छा होता है, कंपनी जितना डिविडेंड देती है उतना ज़्यादा अच्छा होता जाता है हमारे। मीन्स हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें बहुत डिविडेंड होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। हमारी जो लास्ट सेशन है उसमें हमारे जो लास्ट सेशन होने वाला है उसमें हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो चलते सबसे पहले पीपीटी की तरफ। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी पे। सो ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1980 पार्ट 9 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी चालू करते पीपीटी। सो यहाँ पे आएगा सबसे पहले लेसन नंबर 25। सो ये जो लेसन नंबर 25 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि वी रिमाइंड अवर सेल्फ दैट आवर एसेट एंड लाइबिलिटी मैच्योरिटीज स्टिल आर फार मोर मिसमैच देन वी वुड विश एंड दैट वी टू लॉस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स इन बॉन्ड बिकॉज योर चेयरमैन वॉज टॉकिंग व्हेन ही शुड हैव बीन एक्टिंग। तो इस लेसन में वॉरेन बफेट जी ये जो एसेट और लाइबिलिटी होती है उसकी मैच्योरिटी के बीच में जो मिसमैच होता है यानी जो 19-20 होता है उसके बारे में कहते हैं और बेसिकली उसकी डिसएडवांटेजेस बताते हैं। और अगर आपको एसेट और लाइबिलिटी के मैच्योरिटी के मिसमैच के बारे में नहीं पता, आपको जानना है इसके बारे में, सो आप प्लीज़ आगे हम कैमरे पे समझाने वाले पूरी डिटेल में आप पूरी ध्यान से सुनना। और मीन्स ये क्या है, जो फाइनेंस होता है उसका एक बहुत बेसिक रूल है और आपकी कंपनी में ये चीज़ होनी चाहिए, यानी आपकी कंपनी में एसेट और लाइबिलिटी की जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस लेसन को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सो चलते हैं अभी सीधा हमारे कैमरे पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो जो लेसन नंबर 25 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि हम खुद को बार बार याद दिलाते रहते हैं। वे कहते हैं कि हम हमारी कंपनी में सब लोग एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं हमेशा कि जो हमारे एसेट हैं और जो हमारी लाइबिलिटी है उसका जो मैच्योरिटी डेट है उसमें कितना ज़्यादा मिसमैच हो चुका है। मिसमैच क्या होता है? मिसमैच यानी बेसिकली ऊपर नीचे हो सकता है, यानी किसी की डेट ऊपर है किसी की डेट नीचे। ठीक है, तो मीन्स ऐसा गड़बड़ है, 19-20 हो चुका है। सो वे कहते हैं कि हम एक दूसरे को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि जो हमारा एसेट है और जो लाइबिलिटी है उसकी मैच्योरिटी की डेट में हमसे बहुत ज़्यादा मिसमैच हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, सो मीन्स ये सबसे बड़ा रूल है, मीन्स सबसे बेसिक रूल है फाइनेंस का और आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल भी है। इस हिसाब से जितनी मैच्योरिटी का आपकी लाइबिलिटी है उतनी मैच्योरिटी की आपका एसेट होना चाहिए। यानी लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी यानी बेसिकली सोर्स ऑफ फंड, यानी लाइबिलिटी से पैसा आता है। और एसेट क्या होता है? एसेट यानी बेसिकली यूज ऑफ फंड, यानी लाइबिलिटी से पैसे आके एसेट में जाते हैं। सो इसका हम प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, तो मीन्स लाइबिलिटी यानी समझ जाए लोन होता है और एसेट यानी बेसिकली आपका घर हो गया या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपको पैसे कमा के दे सकती है। ठीक है, तो मीन्स समझ जाए अभी आपने एक लोन लिया है। ठीक है, तो ये जो लोन है वो आपने लोन लिया है 10 साल का। ठीक है, तो अभी 10 साल का लोन है। आपने क्यों लोन लिया है? आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लिया है और अभी आपको लगता है कि हाँ भाई 10 साल बाद मेरे को तकरीबन 50 से 60% रिटर्न मिलने ही वाला है। मीन्स जो इंटरेस्ट है उसको काटने के बाद मुझे तकरीबन 50 से 60% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आपने वो जो लोन लिया यानी 10 साल का जो लोन लिया उससे आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जिसका स्टॉक प्राइस 10 साल तक कुछ भी हुआ ही नहीं, तो आपका इंटरेस्ट का पैसा बेकार में गया। और अगर उसका प्राइस नीचे गिर गया तो 10 साल बाद आपको मीन्स कहीं ना कहीं से जो लाइबिलिटी है यानी आपने 10 साल का जो लोन लिया था उसको कहीं ना कहीं से चुकाना पड़ेगा। सो अगर आपने पैसे का गलत इस्तेमाल कर दिया, आपने जो 10 साल का जो पैसा था
उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे आपको रिटर्न कमाने में, आपको प्रॉफिट होने में तकरीबन 15 से 20 साल लगेंगे, तो फिर जब ये जो लाइबिलिटी है वो मेच्योर हो जाएगी तो उसके पैसे कहाँ से दोगे आप। सो अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे, सो आपने बेसिकली डिफॉल्ट कर दिया और ऐसे करते करते आप बेसिकली बैंकरप्ट हो सकते हो। ठीक है, सो इसका मतलब मीन्स, इसमें बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आपका जो शॉर्ट टर्म फंड होता है, यानी कोई भी कंपनी होती है बेसिकली, उसका जो शॉर्ट टर्म फंड होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए ही करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म फंड होता है उसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए ही करना चाहिए। एक बार अगर आपने लॉन्ग टर्म फंड का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म यूसेज के लिए कर दिया चलेगा, लेकिन आपको कभी भी शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आपको मीन्स अगर 10, 20, 30 साल के लिए आपने लोन लिया है, सो उसका इस्तेमाल आप छोटे छोटे मीन्स 1-2 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट, या फिर 20 से 30 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो। लेकिन ये जो छोटे टाइम पीरियड का जो लोन है, यानी जो शॉर्ट टर्म लोन है, जो बेसिकली 1-2 साल का होता है बेसिकली, आपको उसका इस्तेमाल बेसिकली 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आपकी कंपनी ऐसा करती है, सो बेसिकली आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे हो चुकी है। और अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कंपनी ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको पता लगाने का एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। अगर आपको तरीका जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ हमसे मीन्स हमें बताइएगा कि मीन्स आपको कैसी वीडियो चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना पाए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मीन्स आप कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सो इसके आगे और मुझे कहते हैं कि वे कहते हैं कि हमने जो मैच्योरिटी थी उसके बारे में हमने ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से हमने बॉन्ड खरीदा था, यानी हमने पैसा उधार पे दिया था और उससे हमने बॉन्ड खरीदा। एंड देन जो पैसा हमने उधार दिया था वो समझिए हमने 5 साल के लिए दिया था, लेकिन 5 साल बाद उस बॉन्ड की कीमत कम हो गई, जिसकी वजह से हमें वो जो लोन था उसको चुकाने के लिए लॉस पे हमें वो बॉन्ड को बेचना पड़ा, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही कहते हैं कि हम तभी बोल रहे थे, हमें बेसिकली तभी एक्शन लेना चाहिए था। हमने मीन्स पिछले बहुत सारे 2 से 3 लेटर में हमने देखा था कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड नहीं देना चाहिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सिर्फ बोलते जा रहे थे। उन्होंने जो एक्शन वो नहीं दिया था, उनके पास बॉन्ड थे लेकिन उन्होंने बॉन्ड को बेचा नहीं था। ठीक है, सो वॉरेन बफेट यहाँ पे इसी चीज़ की बात करते हुए कहते हैं कि मीन्स आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, आपको एक्शन भी लेना चाहिए। अगर मीन्स अभी कल बारिश होने वाली है, सो अगर आपने अभी पता लगाया कि कल बारिश होने वाली है, सो उससे कुछ मतलब नहीं होता जब तक आप छतरी लेके नहीं जाते हो। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको पता है कि कल बारिश होने वाली है, सो आपको छतरी लेके जाना चाहिए। मीन्स अगर आप छतरी लेके नहीं जाओगे सो बेसिकली कुछ फायदा ही नहीं है आपकी प्रेडिक्शन का। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 25। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, सो अभी चलते लेसन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, चलते सीधा पीपीटी की तरफ। सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 25 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 26 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 26 है उसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, वे कहते हैं द ट्रांसलेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इनटू मार्केट प्राइस एप्रिसिएशन इज हाईली अनइवन. It goes in reverse some years, unpredictable as to timing and unlikely to materialize on a precise dollar-for-dollar basis. And a silly purchase price for a block of stock in a corporation can negate the effects of a decade of earnings retention by that corporation. सो वॉरेन बफेट लेसन नंबर 26 में बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसका ट्रांसलेशन मार्केट प्राइस में उसके बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं बहुत ज़्यादा अनइवन होता है, अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, कभी कभी रिवर्स भी चले जाता है, उसको प्रिसाइसली कोई नहीं बता सकता बेसिकली। और यही सब चीज़ें वॉरेन बफेट कहते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में कहते हैं। और इसको भी हमें डिटेल में और एक्सप्लेन करना है कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, रिवर्स में कैसे जा सकती है, वो सब चीज़ें। यहाँ पे जो लास्ट में जो वॉरेन बफेट प्राइस के बारे में बात करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको सही प्राइस पे खरीदना चाहिए। ठीक है, सो अभी इसको डिटेल में जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, सो जो इसमें 26 है उसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, उसमें वॉरेन बफेट बेसिकली रिटर्न अर्निंग्स की बात करते हैं। सो ये रिटर्न अर्निंग्स क्या होती है वो हम बेसिकली बार बताते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो में नए हो, बेसिकली आप हमारे चैनल पे नए हो, तो हमको आप इसे बता देते हैं कि कोई भी कंपनी जितना भी पैसे कमाती है उसकी जो अर्निंग्स होती है उसका वो थोड़ा सा हिस्सा अपने मालिक को यानी शेयर होल्डर्स को देती है। ओके, सो ये पूरा अर्निंग्स हुआ और उसका थोड़ा सा हिस्सा उसने अपने मालिक को दिया, और बाकी का जितना पैसा कंपनी अपने पास रखती है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलती है। यानी ऐसा पैसा जो कंपनी ने अपने पास रखा है अपने एक्सपेंशन या फिर अपने यूज़ के लिए। ठीक है, सो इसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहते हैं कि कंपनी वो अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को यानी बेसिकली जो उनकी अर्निंग्स है उसको बार बार रिटेन करती रहती है, यानी हर साल वो अपने जो अर्निंग्स है उसको रिटेन करती जाती है और उसको वापस से रीइन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने मिलता है। सो इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट के वजह से ही उसकी अर्निंग्स है वो हर साल बढ़ती रहती है। सो अगर कंपनी की अर्निंग्स हर साल बढ़ेगी तो बेसिकली उसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स की वजह से जो कंपाउंडिंग है वो बेसिकली वो कंपनी में होती तो है, लेकिन बेसिकली जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ती रहती है, लेकिन जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कभी कितना बढ़ेगा वो कोई नहीं बता सकता। मीन्स हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है या फिर उसकी जो अर्निंग्स है उसके प्रॉफिट है वो 1 रुपया बढ़ा, या फिर उसकी जो नेटवर्थ है वो 1 रुपया बढ़ा तो उसका शेयर प्राइस भी 1 रुपया बढ़ेगा। ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हम, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते मीन्स अभी जो इसका जो अर्निंग्स है वो भी इतना बढ़ चुका है तो इसका शेयर प्राइस थोड़े टाइम में इतना बढ़ सकता है। वो मीन्स हम टाइम का अंदाजा नहीं लगा सकते, कितना प्राइस बढ़ेगा उसका
अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। सो वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि जो कंपनी है वो रिटेन अर्निंग्स को बार बार इस्तेमाल करके उसका कंपाउंडिंग करके वो जो अपनी नेटवर्थ है उसको बढ़ाती है कंपनी। मीन्स ये जो नेटवर्थ बड़ी है उसका जो इफेक्ट है शेयर प्राइस पे होता है, लेकिन वो इफेक्ट कभी होगा हमें पता नहीं है। अगर आपने पहले से ही शेयर को बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे खरीद लिया है तो आपको बेसिकली इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे आईटीसी की। सो अगर आपने 5 साल पहले आईटीसी खरीदा होता ये सोच के कि भाई कंपनी कितनी मस्त है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी का इतना डिविडेंड ये वो सब देख के अगर आपने आईटीसी को खरीदा होता सो आज आपको तकरीबन लॉस ही हुआ रहता। मीन्स जो आईटीसी का शेयर प्राइस है वो 5 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, उल्टा वो कम हो चुका है। ठीक है, सो इसलिए मीन्स आपको हमेशा ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपने थोड़े से भी ज़्यादा प्राइस पे खरीद लिया, अगर आपने थोड़े से भी सीधे प्राइस पे खरीद लिया सो आपका जो कंपाउंडिंग हो रही है यानी जो रिटेन अर्निंग्स है वो कंपनी अपने पास रखती है, उसको वापस से बार बार इन्वेस्ट करती जाती है, जो इसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं बेसिकली। तो जो कंपाउंडिंग हो रही है आपको उसका मज़ा नहीं मिलेगा और आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आपको बेसिकली लॉसेस हो सकते हैं और आपको मीन्स बेसिकली हम बोलेंगे मीन्स अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो इसीलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आपको हमेशा एक तय प्राइस यानी एक लिमिट होनी चाहिए प्राइस की कि हाँ भाई आपको हमेशा मीन्स प्राइस कैलकुलेट करना चाहिए और उस कैलकुलेटेड प्राइस के हिसाब से कंपनी को खरीदना चाहिए। और अगर आप उस प्राइस के हिसाब से कंपनी को नहीं खरीदते हो, अगर आप महंगी उस कंपनी को खरीदते हो तो उसका शेयर प्राइस में भी 5-6 साल में नीचे जा सकता है और आपको करेक्शन देखने मिल सकती है। उसके बाद आपको थोड़ा लॉसेस हो जाएंगे, फिर आपको रिकवर करना थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, सो वॉरेन बफेट आप यही कहते हैं कि आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और यहाँ पे एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मीन्स अगर आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये कंपनी का प्राइस इतना होना चाहिए और अभी फिलहाल उस प्राइस के नीचे चल रही है कंपनी, सो आपको फिर उसमें इन्वेस्ट कर ही देना है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। मीन्स आपको फिर हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर आपने अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको लगता है कि भाई प्राइस मेरा सही है, सो आपको मीन्स ऐसा आईटीसी में जैसा हुआ कि 5 साल तक प्राइस बढ़ा ही नहीं, तो ऐसा पीरियड आएगा आपको। हाँ पक्का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसा पीरियड ज़रूर आएगा कि आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो सो 5-6 साल तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। सो आपको तभी घबराना नहीं है, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल बराबर एकदम सही डिसीजन दिया है, उसका प्राइस हमेशा आके जाके ऊपर बढ़ने वाला है। ठीक है, सो ये था लेसन नंबर 26। होप करता हूँ आपको लेसन नंबर 26 अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लेसन नंबर 26 अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी चलते लेसन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, चलते पीपीटी की तरफ। ठीक है, सो अब मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 26 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 27 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 27 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं अवर इंश्योरेंस कंपनीज विल कंटिन्यू टू मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन वेल रन favorably suited non-controlled companies that very often will pay out dividends only small portions of their earnings. Following this policy, we would expect our long-term returns to continue to exceed the returns derived annually from reported operating earnings. So वे कहते हैं कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है उसमें बहुत सारा पैसा आता है, इसको हम फ्लोट का पैसा बोलते हैं। वो पैसे से हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करती रहेगी और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी डिविडेंड ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, सो मीन्स बेसिकली इस लेसन में वॉरेन बफेट जी जो डिविडेंड ज़्यादा देने वाली कंपनियाँ होती है और जो ऐसी कंपनियाँ होती है जो कम डिविडेंड देती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें वॉरेन बफेट जी ने कहा है आपको कि दोनों में से कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए और इसके हर एक कारण जानने के लिए, बेसिकली इसका जो रीजन्स है वो सबको जानने के लिए और इसके बारे में एक अच्छा सा एग्जांपल जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, सो अब हम वो पड़ाव पे आ चुके हैं कि अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे वॉरेन बफेट जी के हिसाब से और मेरे हिसाब से आपको ज़रा डिविडेंड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मीन्स जो कंपनी है वो ज़रा डिविडेंड देती है, सो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी को अपने पैसे का कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो आता नहीं बराबर। ठीक है, तो मीन्स आप समझ जाइए कि कोई कंपनी है। ठीक है, सो भी वो कंपनी 100 रुपये कमाती है और उसकी जो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तकरीबन 30% है। ठीक है, सो भी वो 100 रुपये कमाती है और वो कंपनी तकरीबन 80 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है और सिर्फ 20 रुपये अपने पास रखती है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? उसने 80 रुपये डिविडेंड में दे दिया, सिर्फ 20 रुपये अपने पास रखा और 20 रुपये पे आपको रिटर्न अर्निंग्स पे आपको फायदा होगा। सो भी शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा कि हाँ भाई कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया, उसकी जितनी भी अर्निंग्स थी उसका 80% कंपनी ने डिविडेंड के रूप में दे दिया। सो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपनी है वो तकरीबन 30% रिटर्न कमा रही है। ठीक है, और अगर उसने पैसा आपको दे दिया तो आप कितना कमा पाओगे? 7%, 10%, 15%, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत मेहनत करने के बाद तकरीबन 20 से 25% कमा पाओगे। लेकिन मिस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कंपनी है वो तो बैठी बैठी 30% कमा रही है। तो आपके लिए अच्छा क्या होगा? जो पैसा है वो आपके हाथ में आए या फिर वो पैसे कंपनी के पास ही रहे और कंपनी वापस से उसको इन्वेस्ट करती जाए और उस पर कंपाउंडिंग होता रहे और आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो भी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जो कंपनी है वो डिविडेंड देती है वो आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। मीन्स हाँ वो अच्छा साइन तो है, आपके पास कैश रहता है, लेकिन अगर कंपनी के पास मौके हैं वो उस पैसे को और अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सके तो बेसिकली इन्वेस्टर के लिए ही फ़ायदा होता है। सो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि हाँ भाई तो एक जैसी कंपनी है
दोनों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों सेम है ऑलमोस्ट, और आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना है। सो आपको बेसिकली डिविडेंड वाले की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसी कंपनी के पास जाना चाहिए जो डिविडेंड कम देती है, वो अपनी मैक्सिमम अर्निंग्स अपने पास रिटर्न करती है, जिसकी वजह से आपको कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म इफेक्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो ये था हमारा लेसन नंबर 27, और जो हमारा वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा तो भी प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भाई ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और मीन्स अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो मीन्स ऐसा ज्ञान जो हमने आज दिया वैसा ज्ञान और चाहिए, और आपके पास मीन्स जो लेटर है वो लेटर पढ़ने का टाइम नहीं है, और मीन्स जो 24 घंटे का दिन होता है उसमें से आपके पास सिर्फ 20 से 25 मिनट ही हर दिन के इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन तकरीबन एक वीडियो लाते रहते हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट की होती है हमारी वीडियो। सो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आप इन्वेस्टमेंट एकदम अच्छी तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी।